हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। और एनटीपीसी का पेपर बेटा बहुत जल्दी होने वाला है आपका, आप परेशान मत होइए। एनटीपीसी के लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है आपको कि बहुत जल्दी आपको एनटीपीसी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपके सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन आपके उसमें फंस जाएंगे। एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट है साइंस, तो साइंस की क्लास आपको मिल जाएगी बहुत बहुत अच्छे लेवल पे, समझ लीजिए इतने अच्छे लेवल पे कि आपकी पूरी एनटीपीसी का जो भी पेपर होगा वो सारा का सारा साइंस में आकर फंस जाएगा, हम जो आपको बताएंगे उस पर, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज हम लोग को पढ़ना है गांधी इरा, गांधी युग, ठीक है ना। तो आज हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म करनी है। तो आज हम लोग का चैप्टर है गांधी युग, ठीक है ना, गांधी युग। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में। पापा का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। अब क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी से कस्तूरबा गांधी है ना कितने साल बड़ी थी? तो आंसर लगाना है आपको 6 महीने, मात्र 6 महीने। तो कस्तूरबा गांधी का विवाह महात्मा गांधी से जब हुआ तो कस्तूरबा गांधी है ना महात्मा गांधी से कितने महीने बड़ी थी? 6 माह बड़ी थी। ये क्वेश्चन आया था पेपर में। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो पेपर में आता है गांधी जी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है? तो गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है जमुना लाल बजाज को। याद रखें, गांधी जी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है? जमुना लाल बजाज को। तो इतनी जल्दी चीजें आप नोट करो, ठीक है। क्या क्या बताया हमने आपको? हमने आपको बताया गांधी जी का पूरा नाम क्या लिखेंगे? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म क्या होगा? 2 अक्टूबर 1869। याद रखिएगा, या 1869 लोग 1969 कर देते हैं, आजादी के बाद इनको पता करवाते हैं। बात समझ आ रही है? तो 2 अक्टूबर 1869। राज्य आपसे पूछे तो राज्य आपको लगाना है गुजरात, ठीक है ना। जिला पूछे तो आपको लगाना है पोरबंदर, पोरबंदर। गांव पूछे तो गांव आपको लगाना है काठियावाड़ा, गांव आपको लगाना है काठियावाड़ा। याद रखिएगा। तो राज्य क्या है? गुजरात। जिला क्या है? पोरबंदर। और गांव का नाम क्या है भैया? काठियावाड़ा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला आएगा पॉइंट, पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। दादाजी का नाम क्या है? उत्तम चंद गांधी। दादाजी का नाम क्या है? उत्तम चंद गांधी। बात समझ आ रही है? ओके। क्या क्लास दिख नहीं रही सबको? जल्दी बताइए, क्या क्लास ओपन नहीं हुई है आप लोगों की अभी? जल्दी बताओ, क्या क्लास ओपन नहीं हुई है? क्लास सबको दिख रही है ना? दिख रही है? जल्दी से हाँ बोलो, ठीक है। दादाजी का नाम क्या था भैया? उत्तम चंद गांधी। पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बताया जाए, आगे बताया जाए भैया। अगला पॉइंट क्या बनेगा? माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का नाम क्या था भैया? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसी में कि यह गांधी जी से उम्र में 6 माह बड़ी थी। 6 माह बड़ी थी। आते हैं पुत्र में, तो कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक का नाम क्या है? हरिलाल। दूसरे का क्या है? मणिलाल। फिर क्या लगाएंगे? रामदास। और चौथा क्या लगाएंगे? देवदास। अब आता है गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र किसको माना था? तो गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र राय बहादुर जमुना लाल बजाज को माना था। याद रखेंगे, राय बहादुर जमुना लाल बजाज को माना था। राय बहादुर जमुना लाल बजाज को माना था। क्लियर है? हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भैया? 5वां पुत्र आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु थे महागोविंद रानाडे। और महागोविंद रानाडे के राजनीतिक गुरु थे कौन? जल्दी बताइए,
केशव चंद्र सेन। कौन थे भैया? केशव चंद्र सेन। तो गांधी जी के थे गोखले, गोखले के थे महागोविंद रानडे, और महागोविंद रानडे के कौन थे भैया? तो यहां से लगाना है केशव चंद्र सेन। क्लियर है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट क्या बनेगा क्वेश्चन का, समझिएगा। अगला पॉइंट क्या बनता है क्वेश्चन का कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, है ना, और साउथ अफ्रीका किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका अपने दोस्त दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, और वो 1893 में गए, और 1894 में उन्होंने सभी लोगों को मिलाकर, है ना, नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी, और वहीं पर दो अलग से आश्रम बसाए। जोहान्सबर्ग में उन्होंने आश्रम बसाया, है ना, टॉलस्टाय आश्रम, और डरबन में आश्रम बसाया, फोनिक्स आश्रम। तो याद रखेंगे हम लोग, साबरमती आश्रम पेपर में आएगा, साबरमती आश्रम, ठीक है, डरबन, साबरमती आश्रम, टॉलस्टाय आश्रम या फोनिक्स आश्रम में इनमें से भिन्न कौन है? तो आपको लगाना है भैया वो दोनों कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। तो अलग कौन सा जाएगा? साबरमती आश्रम। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, है ना, इसको देख लिया होगा। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? गांधी जी के गुरु में आते हैं। मैं सारी बातें लिखता चला जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता चला जाए। ठीक है, चलिए अगली बात क्या आ गई? गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु कौन थे? महागोविंद रानडे। इनके गुरु कौन थे? केशव चंद्र सेन, है ना। अब इन्हें भारतीय राजनीति चिंतन कहा जाता है। भारतीय राजनीति चिंतन गुरु कहा जाता है। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, राजनीति का। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इनको हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महागोविंद रानडे को कहते हैं। और भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु किसे कहते हैं? तो आंसर लगाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका। गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका। और वहाँ पे क्या किया था? 1894 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन आया है, नाटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो लगाएंगे साउथ अफ्रीका में की थी। कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। और अगला क्वेश्चन बनेगा, यहीं पर उन्होंने दो आश्रम बसाए थे। एक का नाम था टॉलस्टाय आश्रम, एक का नाम था टॉलस्टाय आश्रम, और एक का नाम था फोनिक्स आश्रम। तो टॉलस्टाय आश्रम और फोनिक्स आश्रम ये दोनों कहाँ पर है भैया? तो आपको लगाना है जोहान्सबर्ग में है टॉलस्टाय आश्रम, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है टॉलस्टाय आश्रम, है ना, और डरबन में है फोनिक्स आश्रम। अगला क्वेश्चन कि साउथ अफ्रीका किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे? तो लगाएंगे दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। अब ये वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है ये कितने साल तक रहे थे, है ना। तो कभी पेपर में आता है 21 वर्ष, तो कभी पेपर में आता है 22 वर्ष, है ना। 21 और 22 दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो आपको लगा दिए पेपर में आ जाएगा साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कितने दिन बिताए, तो आपको लगाना है 21 वर्ष बिताए, और कुछ ऑप्शन में अगर 21 वर्ष ना आए तो क्या लगा देंगे 22 वर्ष, है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। अब 1915 में जब ये भारत वापस आ गए तब इन्होंने क्या किया भैया? 1916 में साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करी और वहीं पर रहने लगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी की आत्मकथा क्या है? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना। ये क्या है भैया? इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, याद रखेंगे ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते गांधी जी के भारत में आंदोलन। अब हम लोग आएंगे
गांधी जी के भारत में आंदोलन। तो सबसे पहला आपको आंदोलन याद रखना है चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला आपको याद करना है चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद याद करना है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। इसके बाद याद करना है खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद आपको याद करना है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, देखते हैं भाई। तो जो मैं सीरियल बताऊंगा, देखो आपके पेपर में आजकल आ रहा है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, तो आपको सीरियल याद रखना है भैया, है ना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले लगाएंगे हम लोग, है ना, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले क्या लगाएंगे भैया, चंपारण सत्याग्रह। तो पेपर में आ जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था, जो कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। अब क्वेश्चन बनता है चंपारण स्थान कहाँ पड़ता है, तो चंपारण स्थान पड़ता है बिहार के चंपारण, बिहार का चंपारण। तो हम आपको जो जो लिखवा रहे हैं बस आपको वो नोट करना है। तो बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करवा रहे थे, जिसका पैसा भी किसानों को नहीं दिया जा रहा था। तो उसी पैसे को प्राप्त करने के लिए, और फसल भी खराब हो रही थी, तो उसी पैसे को प्राप्त करने के लिए एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था भैया, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, हकीम अजमल खान, मजलूल हक, ठीक है ना, महादेव देसाई, भूलाभाई देसाई जैसे लोगों से हुई। और जैसे इनसे मुलाकात हुई, इन सब लोगों ने मिलकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी बना ली और अंग्रेजों से कहा नील की खेती नहीं करेंगे। फिर इसी दौरान जर्मनी ने भी नील बना ली थी, और जर्मनी की नील हम लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती थी, इसलिए हम अंग्रेजों ने चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करवा दिया और नील की खेती बंद करवा दी, है ना। लेकिन अब उस समय 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो गांधी जी ने उसका फायदा उठाने के लिए कहा अंग्रेजों से, नील की खेती तुमने बंद करवाई है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फसल खराब हुई है किसानों की उसका मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने पहली बार ऐसा हुआ था कि फसलों को खराब होने पर मुआवजा दिया गया। किसानों को जो भी फसल खराब हुई थी उनका 25% मुआवजा मिला था। याद रखना है इतनी बातों को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार के चंपारण में। और किसान कौन था जिसने गांधी जी को बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला। किसान वो कौन था जिसने गांधी जी को बुलाया था, राजकुमार शुक्ला। क्या चल रही थी, कौन सी पद्धति चल रही थी, 3 कठिया पद्धति चल रही थी। कौन सी पद्धति चल रही थी, 3 कठिया पद्धति चल रही थी। 3/20 भाग पर नील खेती करनी पड़ती थी, है ना। तो कौन सी खेती करनी पड़ती थी भैया, तो लगाना है नील की खेती, नील खेती करनी पड़ती थी, हाँ, जिससे फसल खराब हो रही थी। अब क्या हुआ, अगला पॉइंट ये है, गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बुलाया, गांधी जी वहां पहुंचे, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई, है ना। अब ये क्यों समाप्त हो गया था, तो जर्मनी ने भी नील बना ली थी। क्या लगाएंगे, जर्मनी ने भी अच्छी नील बना ली थी, जर्मनी ने भी अच्छी नील बना ली थी, इसलिए अंग्रेजों ने ये चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करवा दिया, नील खेती बंद करवा दी। क्या भैया, नील खेती बंद करवा दी। और अगला पॉइंट क्या था कि किसानों को फसल का 25% मुआवजा भी मिला, 25% मुआवजा भी मिला। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट भैया आपको याद रखने हैं चंपारण सत्याग्रह में। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में आया था, ओके बेटा, ठीक है। अगला बात, चंपारण सत्याग्रह हो गया। अब इसके बाद अगला होगा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। कौन सा होगा, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो गुजरात में फैल गया था प्लेग, है ना, प्लेग फैल गया था। तो सभी जितने भी कारखाने थे, मजदूरों ने काम करने के लिए मना कर दिया कि हम भैया कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो भैया कारखानों में काम करवाने के लिए इन सभी मिल के मालिकों ने प्लान बनाया कि इनको बोनस देने की बात करते हैं मजदूरों को, और उनसे कह दिया ठीक है तो आप मेरे यहाँ काम करिए, हम आपको 50% बोनस देंगे, है ना। और उनसे काम करवाना शुरू कर दिया, है ना। और जब काम हो गया तो उनको बोनस नहीं दिया। जब बोनस नहीं दिया तब भैया सारे मजदूरों ने मिलकर गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी और सभी लोगों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी, है ना। अब पेपर में आता है गांधी जी की पहली बार भूख हड़ताल भारत में कहां पर हुई थी, तो लगाएंगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में हुई थी। अंत में क्या हुआ, कितने % इनको बोनस मिला था, तो 35% बोनस मिला था। और इस बोनस को हम क्या कहते हैं, प्लेग बोनस कहते हैं। क्यों, क्योंकि गुजरात में क्या फैल गया था, प्लेग फैल गया था। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में क्या था भैया कि मजदूरों को 50% बोनस देने का वादा करके मना कर देना, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की, अहमदाबाद
टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी। और यहाँ स्थापना करने के बाद पहली बार भारत में भूख हड़ताल हुई। पहली बार भारत में भूख हड़ताल हुई और अंत में अनुसुईया साराभाई की सहायता से अब अनुसुईया साराभाई कौन थी? अनुसुईया साराभाई विक्रम साराभाई की बहन है, ठीक है ना, तो सॉरी बुआ है, ठीक है ना, विक्रम साराभाई की क्या है? बुआ है, ठीक है ना, तो अंबालाल साराभाई की बहन है, ठीक है ना, तो अनुसुईया साराभाई, अंत में अनुसुईया साराभाई की सहायता से मजदूरों का बोनस कितना मिला? 35% बोनस मिला। और इसको हम क्या कहते हैं? प्लेग बोनस कहते हैं। और इस बोनस को क्या कहते हैं भैया? प्लेग बोनस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1917, है ना, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1917, है ना। अब अगला आएगा हम लोग का, कभी कभी चंपारण सत्याग्रह 1916 ने देखा और 1916 17 दोनों देता है, तो परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है ना आपको, ठीक है। तो और 1917-16 में ही 16-17 में किसकी स्थापना हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। पहले एक कच्चा आश्रम था, फिर बाद में इसको पक्की ईंटों से बना दिया गया था, तो कच्चा आश्रम था, तो 1916 आंसर आएगा, है ना। और जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था तो 1917 आएगा। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। कहाँ पर ये? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को हम लोग कपड़ों के मारे, इसको हम लोग पूर्व का बोस्टन कहते हैं, याद रखिएगा, पेपर में आएगा पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो पूर्व का बोस्टन हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा पूर्व का बोस्टन हम लोग कहते हैं, है ना, अहमदाबाद को, ठीक है ना। अच्छा समझिएगा, इसका आंसर 1916-17 भी हो सकता है, इसका 1917-18 भी हो सकता है ना, लेकिन मैं आपको 1917 बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये शुरू हुआ था, जो मैं शुरुआती दौर पे होता है मैं उसको बताता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद क्या आएगा? खेड़ा सत्याग्रह। तो आपसे मिलान करने के लिए आएगा, पहला कौन सा हुआ, कब हुआ था, और दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, चौथा कब हुआ था, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो खेड़ा सत्याग्रह, अब खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। याद रखिए, खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो अकाल या सूखा पड़ने के बाद भी, अकाल पड़ने के बाद भी, है ना, अंग्रेज किसानों से टैक्स वसूल रहे थे, ठीक है ना। तो अकाल या सूखा पड़ने के बाद भी अंग्रेज किसानों से टैक्स वसूल रहे थे, है ना, जिसके खिलाफ भैया खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी द्वारा। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात से ही खेड़ा सत्याग्रह आगे बढ़ा और यह निर्णय लिया गया कि जिसकी फसल अच्छी हुई है वो टैक्स देंगे, जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है वो टैक्स नहीं देंगे। इस प्रकार से ये खेड़ा सत्याग्रह भी सब समाप्त हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात कि जितना मैं आपको पढ़ा रहे हैं ना, जैसे हमने लिखा कि चंपारण सत्याग्रह 1916-17, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, इसको 18 नहीं करना है, ठीक है ना। तो या फिर अपना दिमाग को खुद ही लगा लो, या तो हमसे पढ़ लो, ठीक है ना, या तो हमसे पढ़ लो या तो खुद ही अपना पढ़ लो जाके, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं कि नहीं सर अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 है, ठीक है, हमने आपको जो बताया उतना नोट करो, ठीक है। 1917 शुरू होगा, 18 खत्म होगा, तो 1918-17 नहीं करना है आपको, जो शुरुआती दौर होता है उसी को लिखा जाता है, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में 1918 लिखना है आपको, ठीक है, हाँ। तो ज़्यादा आपको दिमाग फालतू नहीं लगाना है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो अगला बढ़ेंगे हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के बाद, है ना, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1914 में। खत्म कब हुआ था? 1918 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, खत्म हुआ था 1918 में। तो पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने भाग लिया था। हम आपके पेपर में आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आपका आंसर आएगा, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा, बहुत आसान है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि तुम मेरी सहायता करो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो भैया ये बात गांधी जी ने सुनी और गांधी जी ने पूरे देश के साथ, प्रभुदास के साथ मिलकर पूरे देश का दौरा किया, है ना। और कम से कम कहते हैं कि कम से कम, है ना, कुछ नहीं तो 20 लाख सैनिक, कम से कम 20 लाख सैनिक उठाकर, कुछ लोग कहते हैं 2 लाख, कुछ लोग कहते हैं 10 लाख, कुछ लोग कहते हैं 15 लाख, है ना। तो सबका अलग अलग पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। लेकिन आपको समझना है क्या कि अंग्रेजों ने गांधी जी से सहायता मांगी और कहा तुम मुझे मेरी सहायता करो और हम आपको आज़ादी देंगे। तो गांधी जी ने लगभग 15 से 20 लाख सैनिक अंग्रेजों को दे दिए। तब गांधी जी को लोगों ने कहा ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, अंग्रेजों का एजेंट है। फिर गांधी जी ने लोगों को बताया कि हमारा
मुलाकात हुई अंग्रेजों से, है ना, भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड से। उसने कहा है कि तुम मेरी सहायता करो और हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो एक बार हम लोग उनकी सहायता करके देखते हैं, और हमारे पास दूसरा चारा कोई नहीं है। और जैसे वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो हम लोग सोच रहे थे हमको आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन, है ना, लेकिन क्या हुआ भैया, है ना, 19, क्या, जल्दी बताओ, 19 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को वहाँ पे बिल पास हुआ, है ना, और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत में लागू हो गया। रॉलेट एक्ट हम लोग सोचा आज़ादी का एक्ट है, लेकिन रॉलेट एक्ट को हम लोग कहते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, ठीक है ना, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। विकास जी गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा होगा? गिरमिटिया आंदोलन। विकास जी गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था गिरमिटिया आंदोलन, ठीक है ना, आदिवासी जनजातियों के लिए था, ठीक है, वो नहीं आता। भारत में पहला आंदोलन आपसे पूछा जाएगा तो आपको लगाना है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन हमने आपको बताया कि गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता करी, रॉलेट एक्ट लग गया 19 मार्च 1919 को, और रॉलेट एक्ट के तहत बताया गया कि हमें जिस भी व्यक्ति के ऊपर संदेह होगा हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट दिखाए, और अगर कोई व्यक्ति समूह में खड़ा है तो उसको 3 बार चेतावनी दी जाएगी कि समूह छोड़ दीजिए, ग्रुप हटाइए, ग्रुप हटाइए, ग्रुप हटाइए। अगर वो फिर भी नहीं हटाते तो हम उनको गोली मार सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, आतंकवाद अपराध अधिनियम। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून और आतंकवाद अपराध अधिनियम, और इसी को कहा जाता है तीसरा नाम काला कानून, याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किसने किया, अब ये वाली बात हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। तो 1914 और 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 4 में एक गया 3, 8 में एक गया 7, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 देशों ने भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया, गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए गांधी जी को क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट या अंग्रेजों का एजेंट, या अंग्रेजों का एजेंट, याद रखिएगा। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट या अंग्रेजों का एजेंट कहकर किसको पुकारा गया है? तो आपका आंसर आएगा गांधी जी को पुकारा गया है। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन बनेगा अगला कि 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को भारत में क्या लागू हो गया? रॉलेट एक्ट लागू हो गया। इस रॉलेट एक्ट के 3 नाम आपको याद करने हैं, कौन कौन सा? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। दूसरा आतंकवाद अपराध अधिनियम, आतंकवाद अपराध अधिनियम, और काला कानून, और क्या कहते हैं इसको? काला कानून, है ना। तो इतने नाम दिए जाते हैं रॉलेट एक्ट को, है ना। अब रॉलेट एक्ट का विरोध, अब इस रॉलेट एक्ट का विरोध कहाँ पर किया गया? तो रॉलेट एक्ट का विरोध 2 जगह किया गया, एक दिल्ली में किया गया और एक पंजाब में किया गया। तो क्वेश्चन बनता है पर दिल्ली में किसने किया था? तो आर्य समाज के नेता थे, इसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद जी। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने, है ना, दिल्ली में इस एक्ट का विरोध किया था। और पंजाब में इसका विरोध किसने किया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने, है ना। अब क्या हुआ? इन दोनों नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। अब इनको छुड़ाने के लिए पंजाब के लोगों ने जुलूस निकाला, और जुलूस निकालने के चक्कर में क्या हुआ? इन्होंने एक अंग्रेज, है ना, एक अंग्रेज अधिकारी और एक फीमेल अंग्रेज अधिकारी, दोनों को मार दिया, है ना। उसी जुलूस में 2 लोग मारे गए, शेरवुड नाम की महिला और रोलैंड नाम का व्यक्ति मार दिए गए, है ना। तो अब भैया वहां से रॉलेट एक्ट को जब दबाने के लिए दबदबा उठा, तो वहां पे सर सिडनी रॉलेट ने क्या किया? अंग्रेजों में सिडनी रॉलेट ने क्या किया, है ना? 2 डायर ब्रदर भेज दिए। एक का नाम था, है ना, गवर्नर, एक का नाम था गवर्नर जनरल R.E.H. डायर, रेनिगेल एडवर्ड हैरी डायर, और एक का नाम था लेफ्टिनेंट M.O. डायर। अब ये दोनों डायर प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश कर जाने के बाद, है ना, अब इन नेताओं को छुड़ाने के लिए जुलूस ने सोचा कि हम लोग एक बड़ा सा जुलूस और निकालते हैं। तो भैया वो लोग सभी लोग क्या करते हैं? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग अमृतसर में, जलियांवाला बाग अमृतसर में, है ना, क्या करते हैं?
है ना, एक मीटिंग रखते हैं। अब एक मीटिंग रखते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये जनरल डायर लोग पहुंच जाते हैं और फायर कर देते हैं, है ना। फायर करने के बाद अब क्वेश्चन बनता है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? तो वैशाखी का दिन था। क्या दिन था भैया? तो 13 अप्रैल 1919 का वैशाखी का दिन था। अब यहाँ पे लहूलुहान हो जाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। भैया किसने कहा था गोली चलाओ? तो इसने कहा था गोली चलाओ, और चलाई किसने थी? एमओ डायर ने, ठीक है ना। इसने कहा था चलाओ और इसने गोली चलवाई थी, ठीक है ना, इसने गोली चलाई थी। तो ये कहकर चला गया था, ये कहकर चला गया था, चलाया किसने था? एमओ डायर ने। बात समझ आ रही है? लेकिन मारा कौन जाएगा? मारा कौन जाएगा, है ना। तो उधम सिंह किसको मारेंगे? तो उधम सिंह जो मारता है जिस व्यक्ति को, उधम सिंह लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली किसको मारता है? REH डायर को, एमओ डायर नहीं मारता है, ठीक है ना। एमओ डायर अपनी बीमारी हो जाता है और बीमार से ही वो मर जाता है। इतनी बात क्लियर है भैया? अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गई हो, तो इतनी बात समझ में आई, तो अब क्वेश्चन ही बनता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो गांधी जी को अंग्रेजों ने कहाँ कैद कर लिया था? तो गांधी जी को अंग्रेजों ने, है ना, पलवल हरियाणा में कैद कर लिया था, याद रखिएगा, है ना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी को कहाँ कैद कर लिया गया था? तो गांधी जी को पलवल हरियाणा में कैद कर लिया गया था, याद रखिएगा, गांधी जी को पलवल हरियाणा में कैद कर लिया गया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अब दो कमेटी बनी, एक बनेगी हंटर कमेटी सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। एक बनेगी हंटर कमेटी और एक बनेगी हमारी, है ना, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी। अब तहकीकात कमेटी कहती है कि कम से कम 1000 लोग मरे हैं और 3000 लोग घायल हुए हैं, जबकि हंटर कमेटी कहती है 379 लोग मरे हैं और 1200 लोग घायल हुए हैं, है ना। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रफ कर देते हैं भाई इसको, ठीक है, हट जाते हैं, इसलिए देख लीजिए क्या क्या नोट करना है आपको। ठीक है, तो अब क्या लगाना है? अब अगला देखना है क्या भैया, कि अब क्वेश्चन बनता है कि हत्याकांड कमेटी कमेटी दो बनी थी। एक का नाम था तहकीकात कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, और इनके हिसाब से 1000 लोग मरे और 3000 लोग घायल हुए। अगली है हंटर कमेटी, कितने लोग थे? 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज थे और 3 क्या थे भैया? भारतीय थे। इनके हिसाब से 379 लोग मरे और 1200 लोग घायल हुए। अब क्वेश्चन बनता है इस हत्याकांड के बाद, है ना, इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी, है ना, नाइटहुड और सर की उपाधि लौटा दी थी। जमुनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि, जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, राय बहादुर लौटा दी थी, याद रखिएगा। तो राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज ने लौटा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या लगा दी थी भैया, है ना, नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दी थी। इस हत्याकांड के बाद अब गांधी जी ने सोचा कि हम लोग अब इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कोई दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं। तब भैया एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह दिया, याद रखिएगा। राजनीतिक बच्चा किसको कहा है? तो गांधी जी को कहा है। किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो आपका आंसर है एनी बेसेंट ने कहा है। तो एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह दिया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 कलकत्ता में। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 कलकत्ता में। तो कई बार क्वेश्चन आता है भैया बताइए, ठीक है, कि बताइए एनी बेसेंट ने किसके साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। और एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कहा था? राजनीतिक बच्चा कह दिया था। इतनी बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ा जाए, रफ कर देते हैं भाई इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा गांधी जी ने कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है ना।
हाँ पेपर में आता था, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, है ना। इतिहास में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। हाँ, गांधी जी चला रहे थे असहयोग आंदोलन, लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले एक आंदोलन चल जाता है जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। क्या होता है भैया? खिलाफत आंदोलन। समझिएगा, इसको बताते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में समाप्त हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में समाप्त। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1918 में समाप्त हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में समाप्त हुआ, तो क्वेश्चन बनता है कि अब इसका आरोप, इस युद्ध का आरोप किसके ऊपर लगा दिया गया? इस युद्ध का आरोप लगा दिया गया जर्मनी के ऊपर, और जर्मनी से कहा गया तुम पेनाल्टी भरोगे, है ना। और इनके बीच, सभी लोगों के बीच क्या हुआ? जर्मनी के बीच लेकर क्या हुआ? वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई, हाँ। तो वर्साई संधि, है ना, पर आरोप किसका लगाया गया था? जर्मनी का। तो पेनाल्टी किसको भरनी पड़ रही थी? जर्मनी को। हाँ, वर्साई संधि कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो जून 1919 में, जून 1919 में, जून 1919 में वर्साई संधि हुई थी। और ये वर्साई का महल कहाँ है ना? तो वर्साई एक जगह है, जो वर्साई का महल है ना, वो फ्रांस के सम्राट का है, फ्रांस के सम्राट। तो फ्रांस के सम्राट को वर्साई का महल कहते हैं, फ्रांस के सम्राट के महल को क्या कहते हैं? वर्साई का महल कहते हैं। और इसी महल में वर्साई की संधि साइन हुई थी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने कर दिया टर्की पर हमला, ब्रिटेन ने कर दिया टर्की पर हमला, है ना। और इस पर जैसे हमला किया तो टर्की का कर दिया विभाजन। ब्रिटेन ने कर दिया टर्की का पर हमला और टर्की का कर दिया विभाजन। और टर्की का विभाजन करने के बाद, है ना, यहाँ का सबसे बड़ा जो पद होता है खलीफा का पद, है ना बेटा। मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भैया? खलीफा कहते हैं। तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। अब इसी पद को बचाने के लिए सभी मुसलमानों ने मिलकर टर्की, भारत, अरब, है ना, तो जितने भी मुसलमानी कंट्री थे उन सब जगह खलीफा के पद को बचाने के लिए क्या चलने लगा था? खिलाफत आंदोलन चलने लगा। कौन सा आंदोलन चलने लगा भैया? खिलाफत आंदोलन चलने लगा 1919 में। याद रखिएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन चलने लगा। और भारत में इसके प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखिएगा, इसके भारत में प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। और टर्की में इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर लगाएंगे अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार। और फिर कौन हुआ? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो टर्की में इसके प्रमुख नेता कौन थे? अली मुसलियार थे। और भारत में इसके प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। जब ब्रिटेन वालों ने समझा, अंग्रेजों ने समझा कि अब ये खिलाफत आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो देखिए ये सब मुसलमानों का आंदोलन था, तो गांधी जी का दबदबा कम हो गया था उस हत्याकांड के बाद। तो गांधी जी ने सोचा कि सब लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, है ना। तो गांधी जी ने भी इस खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। हिंदू होने के बावजूद भी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया, तो सारे मुसलमान खुश हो गए। और जब सारे मुसलमान खुश हो गए तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष, ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आंसर लगाएंगे गांधी जी को बनाया गया। याद रखना है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया गांधी जी को, ठीक है ना। अच्छा, आप क्वेश्चन बनता है कि इस आंदोलन को समाप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? तो आंदोलन को समाप्त करने का श्रेय जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। याद रखिएगा, तो पेपर में आता है आधुनिक टर्की का पिता किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक टर्की का पिता किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहते हैं। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सांप भी मार दिया, लाठी भी नहीं तोड़ी। कहने मतलब ये है कि अंग्रेजों ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, तो इस प्रकार से मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने लोगों को इस प्रकार से भड़काया या उनको इनकरेज किया कि खलीफा के पद को भी समाप्त रहने दिया और अंग्रेजों का आधिपत्य भी टर्की से हटवा दिया, विभाजन को भी समाप्त करवा दिया। इसलिए हम लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक टर्की का पिता कहते हैं।
ठीक है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की भैया मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई तो कोई मुसलमान उनकी अर्थी उठाने नहीं पहुंचा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, इसी आंदोलन में मुसलमानों के खिलाफ बहुत चीज़ें कह दी थी, ठीक है ना, कि देश प्यारा होना चाहिए, धर्म प्यारा नहीं होना चाहिए, धर्म को दूसरे नंबर पर रखा जाए। कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट जब बाल गंगाधर तिलक ने दिए तो सारे मुसलमान गुस्सा हो गए, तो कोई मुसलमान उनकी अर्थी उठाने नहीं पहुंचा। तब गांधी जी ने लगातार 2 घंटे का भाषण दिया, और उस 2 घंटे के भाषण के बाद, है ना, 2 मुसलमान आगे बढ़े। एक का नाम था अबुल कलाम आज़ाद और एक का नाम था शौकत अली। शौकत अली एकमात्र मुसलमान थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को अपना कंधा दिया था, जबकि अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी अर्थी को कंधा नहीं दिया था, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक मरते हैं तो उन्हीं की मृत्यु पर एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। अब इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो सभी लोगों से ये बात कही गई कि हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर चलाया गया था, तो इसलिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और तिलक स्वराज फंड की जब स्थापना की गई तो सभी लोगों ने 1-1, 2-2 रुपया दिया, तो लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो 1 करोड़ रुपए के साथ तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, है ना। 20 लाख चरखे पूरे देश में बांटे गए। इसलिए असहयोग आंदोलन का जो प्रतीक चिन्ह है वो चरखा और खादी है। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? मोहम्मद अली थे। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? तो कहेंगे मोहम्मद अली थे। बात समझ में आ रही है? तो महात्मा गांधी ने इसमें कहा था कि गांधी जी ने इसमें कहा था इस आंदोलन में कि हम लोग सभी अंग्रेजों की जितनी भी नौकरियां हैं वो सब छोड़ दो, सरकारी स्कूल छोड़ दो, वकालत छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, ठीक है ना, सरकारी नौकरी छोड़ दो, ठीक है, और विधान परिषद छोड़ दो, विधानसभा छोड़ दो, है ना, सारी राजनीति का त्याग कर दो। तो भैया पेपर में आता है कि शिक्षा के बहिष्कार का विरोध किसने किया था, कि शिक्षा मत छुड़वाओ गांधी जी। तो शिक्षा के बहिष्कार का विरोध किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। और विधान परिषद का विरोध किसने किया था कि विधान परिषद ना छुड़वाओ? ये विरोध किया था चित्तरंजन दास ने। लेकिन अंत में गांधी जी ने सभी को छुड़वा दिया और गांधी जी ने कहा कि भैया अंग्रेजी स्कूल छोड़ दो, हम लोग अपनी क्या करेंगे, हिंदी स्कूल खोलेंगे। तब जाकर कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय की स्थापना हुई, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ें किसमें हुई थी भैया? असहयोग आंदोलन में। अब असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिला दूंगा, लेकिन 1 वर्ष तो बीत जाता है, गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती है। तो लोगों ने कहा गांधी जी आप परेशान मत होइए, 1 वर्ष क्या मैं आपके साथ, है ना, 10 वर्ष तक और बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि स्वराज बहुत जल्दी हम लोग को मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। इतने में जितने गरम दल के नेता होते हैं वो गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि आप बैठ के आंदोलन करो और हमें बैठ के आंदोलन नहीं करना है, और वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब मारपीट में क्या होती है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर क्या करते हैं, है ना, चौरी चौरा स्थान पर क्या होता है कि 2000 लोग शराब की दुकान पर धरना देकर बैठे होते हैं। कुछ अंग्रेज आते हैं और 3 भारतीयों को गोली मार देते हैं। तो बचे हुए जितने 1997 लोग जो बच जाते हैं वो उठते हैं और चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं। उनमें 21 सिपाही होता है और 1 थानेदार होता है। उन सबको मार पीट के चौकी में आग लगा देते हैं। इसे कहते हैं चौरी चौरा कांड। और जब इस चौरी चौरा कांड का पता गांधी जी को चलता है तो भैया देखो 5 फरवरी को हुआ था, 5 और 7 12, 7 दिन के बाद पता चलता है। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हिंसा के कारण किया। हिंसा कोई नहीं करेगा, इन्होंने पहले बता दिया था, लेकिन अब लोगों ने हिंसा करी। तो भैया हिंसा करने के कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदोली कहाँ पड़ता है, गुजरात में, यह आंदोलन बंद कर दिया गया, है ना। अंग्रेजों ने, लोग गुस्सा गए, है ना, लोग गुस्सा गए। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर कश्मीर का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं करेगा तो क्या तुम कन्याकुमारी के गांव को उसकी सजा दोगे, है कि नहीं। यदि कश्मीर का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं करता तो क्या तुम उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को दोगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था तब गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया, जो कि अच्छा नहीं था, है ना। तो लोगों ने ये सब स्टेटमेंट कहना शुरू किए, है ना। गांधी जी ने सोचा लोगों को गुस्सा है, गुस्सा कैसे शांत कराया जाए। तो वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। गांधी जी एक जाते हैं, पुलिस स्टेशन के पास खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों ने देखा सुनहरा मौका, है ना, और लोग भी गांधी से नहीं बोल रहे थे इनकी इस हरकत की वजह से कि तुमने 1 तो 1.5 साल तक बैठा रखा, ऊपर से आंदोलन बंद कर दिया। अंग्रेजों ने क्या करा, उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया और आंदोलन भड़काने का आरोप लगाकर, है ना, 6 साल की सजा सुना दी। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने क्या कर दी, 6 साल की सजा सुना दी। किसको? गांधी जी को। इतनी बात समझ में आई। लेकिन 2 साल के अंदर ही देश की हालत खराब हो गई।
है ना। अब देश की हालत जब खराब हो गई थी, सभी लोगों ने गांधी जी से कहा कि आपको निकलना की जरूरत है 2 साल के अंदर ही। अब गांधी जी ने कहा जमानत करवाओ, तो जमानत उनकी हो नहीं रही थी। तब गांधी जी ने अपनी तबीयत खराब कर ली, और तबीयत इतनी ज़्यादा खराब कर ली कि अंग्रेजों के डॉक्टर ने कहा अगर ये 24 घंटे और जेल में रहा तो यहीं दम तोड़ देगा, है ना। तो अंग्रेज डर गए और अंग्रेजों ने गांधी जी को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब सब नेता उठा के ले गए, जूस उस पिलाया, बैठ गए खड़े होकर, आओ बताओ क्या बात है ना। तो इस प्रकार से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी छूट जाते हैं। और 5 फरवरी 1924 को छूटने के बाद 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है बेलगांव में, कर्नाटक में, और गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी समय गांधी जी ने कहा कि आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति से नफरत है, तो अब मैं कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, ठीक है ना। तो 1924 में गांधी जी छूट के आते हैं। तो 1923 में क्या हुआ था, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गांधी जी के जेल जाने के बाद सभी जितने भी गर्म दल के नेता थे, उन सभी लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली थी। स्वराज पार्टी 1923 इलाहाबाद में इन्होंने बना ली थी। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है ना। तो जितनी बात मैंने आपको बताई है, उतने में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे मैं उसको लिख देता हूं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। रफ कर देते हैं इसको, हट जाते हैं, लिखिए, लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उतनी बातें इंपॉर्टेंट लिख ली जाएं, जो पेपर में एग्जैक्टली आ जाएंगी। जब मैं पढ़ाया करूं तो आप लोग जब फ़ोन में देखते हो ना, जब वीडियो देखते हो, क्लास जब देखते हो, तो लीड लगा कर ही देखना है, ईयरफोन लगा कर ही आपको क्लास अटेंड करनी है। अगर आप ईयरफोन लगा के क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको गूंजेगी नहीं, और हल्की सी भी आवाज़, अगर हल्की सी भी आवाज़ या पिच कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो समझ लीजिए आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आपके कान में असर पड़ेगा उतना ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, है ना। जितना आपके कान में असर नहीं पड़ेगा उतनी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जो साउंड तेज करके सुन रहा होगा उसको चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, जो साउंड धीमे करके सुन रहा होता है उसको चीज़ें बहुत देर में याद होती हैं, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। किसकी मृत्यु के साथ? बीजी तिलक की मृत्यु के साथ, बीजी तिलक की मृत्यु के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था भैया? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ा जाए। हम असहयोग आंदोलन, है ना, क्या किया था? चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। कितने रुपए थे इसमें? 1 करोड़। और कितने चरखे बांटे गए थे? 20 लाख स्पिन व्हील चरखे बांटे गए थे। 20 लाख चरखे बांटे गए थे, याद रखिएगा। 20 लाख चरखे क्या किए थे भैया? बांटे गए थे। अब क्वेश्चन बनता है इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाँ, क्वेश्चन बनता है इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चरखा और खादी था। इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंसर लगाएंगे चरखा और खादी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया जाए। ओके ओके। तो इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था भैया? चरखा और खादी था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर लगाएंगे मोहम्मद अली थे। कौन से भैया? मोहम्मद अली थे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया विधान परिषद का बहिष्कार किसने किया था? विधान परिषद के बहिष्कार का विरोध, विधान परिषद के बहिष्कार का, बाइकॉट का विरोध कौन कर रहा था? तो लगाएंगे चित्तरंजन दास कर रहे थे। चित्तरंजन दास कर रहे थे। इसी में अगला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा के बहिष्कार का विरोध कौन कर रहा था? शिक्षा के बहिष्कार का विरोध कौन कर रहा था? तो आपको लगाना लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय कर रहे थे शिक्षा के बहिष्कार का विरोध। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिला दूंगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिला दूंगा, ये गांधी जी का नारा था, याद रखिएगा, दिला दूंगा। अगला पॉइंट क्या बनेगा कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। कितने सिपाही? 21 सिपाही और 1 थानेदार। 21 सिपाही और 1 थानेदार। आप क्वेश्चन बनेगा कि आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो आंदोलन इसी के कारण समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 12 फरवरी 1922 कहाँ पे समाप्त किया गया? बारदोली में। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। अब गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। और गांधी जी कब छूटे? 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा कर दिए गए, स्वास्थ्य खराब होने के कारण। स्वास्थ्य खराब होने के
कारण 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिए गए। और 1924 में फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, लगाएंगे बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कौन से अधिवेशन में भैया, लगाएंगे बेलगांव अधिवेशन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप सहयोग आंदोलन से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना। ये तो बेटा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ज्यादा जो भी पेपर में आता है या जो भी बड़े लेवल पे पेपर पे आता है वो सारा हमने आपके सामने बोल दिया है। ठीक है, तो इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए। फिर अब हम लोग आएंगे किस पर, स्वराज पार्टी 1923 पर। अब हम लोग आएंगे स्वराज पार्टी 1923 पर। तो स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, M.R. जयकर, इन सब लोगों ने मिलकर की थी। ठीक है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी 1923 याद रखिएगा, स्वराज पार्टी 1923 स्थापना कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। किसने की थी, चित्तरंजन दास, M.R. जयकर, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर की थी। अब क्वेश्चन बनता है इस पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो इस पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू, है ना। तो इस पार्टी ने क्या किया, पहले विधान परिषद का चुनाव लड़ा, विधान परिषद के 101 सीटों में से 42 सीटें अकेले इस पार्टी ने जीत ली। तो पहली बार केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, पेपर में आता है पहली बार केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो पहली बार केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कोई भारतीय बनाया गया जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई हैं भैया, है ना। तो पेपर में आता है सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो लगाएंगे विट्ठल भाई पटेल। और किस पार्टी से संबंधित थे, तो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने विधान परिषद में 101 में से 42 सीटें जीत ली थी, है ना। नगर निगम के मेयर भी बेटा अब भारतीयों को चुना जाने लगा। तो जब इनको लगे मेरा दबदबा हो गया है तो उन्होंने अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर अंग्रेजों ने एक कार्रवाई करी, है ना, और स्वराज पार्टी नेताओं को, इसको पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया, है ना, और इनको पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया। तो सभी लोग इधर उधर भाग गए, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। तो चित्तरंजन दास जब अध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो ये पार्टी भी समाप्त हो गई। अब इस स्वराज पार्टी का दबदबा देखते हुए कानपुर में, स्वराज पार्टी का दबदबा देखते हुए कानपुर में, है ना, चंद्रशेखर आजाद, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, योगेश चटर्जी, है ना, इन सब लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन इन पार्टी को ऊपर पहुंचना था, तो इस पार्टी को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना था, इन्होंने एक ट्रेन लूट ली, है ना। तो काकोरी से आने वाली एक ट्रेन जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, है ना, 8 डिब्बों की ट्रेन थी। इस ट्रेन को लूट लिया, है ना, लूट लिया, लेकिन इतने में राम प्रसाद बिस्मिल का साल गिर पड़ा। अब राम प्रसाद बिस्मिल का साल गिर पड़ा तो उसी से ढूंढते हुए अंग्रेज पहुंच गए कानपुर। कानपुर पहुंचने के बाद सबको पकड़ लिया गया। आजाद भागने में तेज थे तो वो भाग गए और बाकी सब लोग को पकड़ लिया गया, है ना। पकड़ने के बाद इन सब के ऊपर चलाया गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा, जिसके तहत 4 लोगों को 4 अलग जगह फांसी दे दी गई और बचे हुए लोगों को अंडमान की कालापानी जेल की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद भागते हुए पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से। भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नौजवान सभा की स्थापना कर रखी थी, है ना, और चंद्रशेखर की बात सुनकर भगत सिंह ने उस नौजवान सभा का नाम बदलकर, जो पहले 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसी का नाम बदलकर कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में होगी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना। अब इस पार्टी को भी ऊपर उठना था तो क्या चाहिए था, पैसा। तो पैसा के लिए अभी क्या करनी थी, पड़ी लूट। लेकिन लूट अभी करेंगे नहीं क्योंकि अभी माहौल क्या है, गर्म है, क्योंकि अभी तो लोगों को फांसी हुई, 1927 में लोगों को फांसी हुई है और अभी 3-4 महीने हुए, 1928 चल रहा है, तो अभी लूट नहीं करेंगे, है ना। इतने में आ गया साइमन कमीशन। इतने में क्या आ गया, 1927 में साइमन कमीशन, ठीक है ना। हाँ, इसी में 1927 में साइमन कमीशन आ गया। अब तो पेपर में आता है, कि बताइए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। उनके साथ कुल कितने लोग थे, तो टोटल साइमन कमीशन में 7 लोग थे। तो क्वेश्चन क्या बना पेपर में, देखिएगा 1919 में एक अधिनियम पास हुआ था कि हर 10 साल के बाद भारत की स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। इसलिए क्या हुआ, 1927 में, नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन लंदन से चला, है ना, और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा।
और 3 फरवरी 1928 जब बम्बई पहुंचा तो गांधी जी ने उसका स्वागत किया और कहा साइमन कमीशन आपका स्वागत है, क्या आप अपने इस कमीशन में हमको भी शामिल करेंगे, तब मैं आपको भारत की स्थिति का अंदाजा सही से लगवा पाऊंगा। तो साइमन कमीशन ने भारतीयों को लेने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने कहा गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा दिए। अब जब ये साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो लखनऊ में खलीकुज्जमा ने भगा दिया, मद्रास पहुंचा तो टी प्रकाशम ने भगा दिया, अब जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने भगा दिया। इतने में ही है ना लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स ने जॉन स्कॉट के कहने पर, जॉन स्कॉट बेटा साइमन कमीशन का एक मेंबर था, तो जॉन स्कॉट के कहने पर लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दी, जिसमें कई लाठियां लाला के पड़ी और लाला घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला की मृत्यु हो गई। लाला की मृत्यु सुनते ही HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त है ना, ये सब गुस्सा गए और इन सब गुस्साने के बाद ये सब लाहौर पहुंच गए और लाहौर में क्या किया, 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स को गोली मार दी और वहां से भाग निकले। अब वहां से भागे है ना, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पता चला कि 2 बिल पास हो रहे हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पता चला, हाँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पता चला कि लाहौर की असेंबली में 2 बिल पास हो रहे हैं, एक का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल और एक का नाम है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो एक व्यापार के संबंध में बिल पास होगा और एक पब्लिक की सुरक्षा करने के लिए हमें टैक्स भरना पड़ेगा कि अंग्रेज हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो हम इनको टैक्स दें, है ना। तो इस 2 बिल को पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। जब सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका और पकड़ गए, तो इनसे पूछा गया कि तुमने बम क्यों फेंका, तो बताया कि मैं ये दोनों बिल पास होने देना नहीं चाहता था। तो कहा तुम बोल भी सकते थे, तो भगत सिंह ने कहा कि हमने तो सुना है अंग्रेज बहरे हैं और बहरों को आवाज़ सुनाने के लिए अधिक शोरगुल की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने ये शोरगुल सुनाया। अब आपके कान में सुनाई पड़ा होगा। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लगाकर, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी गई लाहौर जेल में। उनसे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा हम एक बार गले मिलना चाहते हैं और इनकलाब जिंदाबाद बोलना चाहते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है, तो मोहम्मद इकबाल का है। लिखा किसने था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। पहली बार इसको जनता के सामने कौन लाया था, हसरत मोहानी लाए थे, लेकिन इसको विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया था, तो लगाएंगे भगत सिंह ने। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब चंद्रशेखर आजाद इधर इलाहाबाद आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहाँ जाते हैं भैया, इलाहाबाद आ जाते हैं और अपने दोस्त के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे होते हैं कि कोई मुखबिरी कर देता है। और मुखबिरी करने के बाद 27 फरवरी 1931 को सारे अंग्रेज जब घेर लेते हैं तो वो अंतिम गोली खुद को मार लेते हैं। तो 27 फरवरी 1931 को ये मर जाते हैं और उसी कुछ दिनों के बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। ठीक है ना, ओके। विवेक जी, मेरी जो बुक है बेटा एंशिएंट हिस्ट्री की ही बुक नहीं है मेरे पास एंशिएंट की, मॉडर्न की, मिडिवल की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की सारी बुक्स हमारी पब्लिश हैं, है ना। लेकिन हमने इसको अभी बाहर नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि जो मार्च में हम लोग अपनी कोचिंग खोलने जा रहे हैं, मार्च में हम अपना गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। सिर्फ 200 बच्चों का मैं एडमिशन लूँगा और उन 200 बच्चों को मैं 1 साल पढ़ाऊँगा, है ना। उनको मैं पूरी GS पढ़ा दूँगा, उनको मैं पूरी हिंदी पढ़ा दूंगा, उनको मैं पूरी रीजनिंग पढ़वा दूंगा, पूरी मैथ पढ़वा दूंगा, पूरी इंग्लिश पढ़वा दूंगा, है ना। जो चीज़ें जैसे IAS हो गया और GS वर्ड हो गया, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, ये जो आपसे 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए लेती हैं, है ना, मात्र मैंने फीस 35,000 रुपये रखी है। 35,000 रुपये में मैं फीस में एडमिशन लूंगा। 200 में से शायद 200 सीटें फुल भी हो गई होंगी, क्यों, ठीक है ना। तो 200 सीटें फुल भी हो गई होंगी। तो मैं मार्च में अपना गुरुकुल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बस मैं वो किताबें जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर जो मेरी किताबें हैं, मैं सिर्फ अपने बच्चों को दूंगा जो यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे और उनको मैं दिन रात चाहे पढ़ाऊँ। और 1 साल में मैं उनको पूरी GS, पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश, पूरी हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट रटा मारूंगा। और रटा मारने के बाद फिर उनके पास वो फ्री होंगे, वो जिसका भी चाहें, है ना, उसका पेपर दे जाकर। UPSC का पेपर दें, चाहे SSC का पेपर दें, चाहे रेलवे का पेपर दें, चाहे कोई पेपर दें। हम लोग तैयारी किस हिसाब से करते हैं, हम लोग GS देख लेते हैं, हिंदी देख लेते हैं, रीजनिंग देख लेते हैं, मैथ देख लेते हैं, इंग्लिश देखते नहीं है। तो इंग्लिश जब पेपर में आने वाली होती है तो हम लोग डर जाते हैं,
है ना। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको 5 सब्जेक्ट रटा के फेंक दूंगा और इसके बाद आप जाइए जिसमें भी पेपर देना है जाइए और सारे सिलेक्शन लेकर ऐसे कॉल उठाइए और कहिए मेरे पास ये सिलेक्शन है और आप जिसको चुनना है नौकरी वो नौकरी चुन लीजिए। समझ में आ गया। इसलिए मैंने अपनी जो बुक्स हैं, जो अपने नोट्स हैं, है ना, जो अपने मैंने हाथ से अपने लिखे हैं रात रात भर, है ना, उसको मैंने अभी पब्लिक नहीं किया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अरे हाँ कि ना। तो साइमन कमीशन आपको समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं भैया। बेटा 200 बच्चे रहेंगे कहाँ पर? रहने के लिए आपको लखनऊ आना पड़ेगा। लखनऊ में आपको अपना रूम ढूंढना पड़ेगा, वो तो आपके लिए होगा ना भैया, है ना। या हो सकता है मैं एक आध हॉस्टल में बात कर लूँ, ठीक है ना। हमें बस आपको मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, मतलब आप आइए और अपना ढूंढ के चले जाइए बस, ठीक है ना। अपना एक रूम ढूंढ लीजिए, एक छोटा सा रूम ढूंढ लीजिए बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि एक छोटा सा रूम ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद आपको 2-3 घंटे 4 घंटे तो यहीं पर रहना है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए ये सब बातें मैं आपको कभी और बताऊंगा। और जब ये क्लास शुरू होने वाली होगी तो मार्च में आपको एक बार जनवरी से फरवरी में आपको, है ना, कॉल की जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो स्वराज पार्टी की अगर आपसे पूछा जाए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। सचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू। सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विट्ठल भाई पटेल बनाए गए थे। अब लगाना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है ना। बहुत सारे लोग थे। तो इन लोगों संस्थापक में कौन आएगा? 2 आएंगे, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी। इन्होंने क्या किया? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन लूटी। इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन्स ट्रेन, ठीक है ना। अब आगे क्या बढ़ेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद अब इनको पकड़ लिया गया। इनको पकड़ने के बाद क्या चलाया गया? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया इन सबके ऊपर। कौन बच निकला? तो चंद्रशेखर आजाद बच निकले, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद बच निकले, है ना। 4 लोगों को फांसी दे दी गई और बचे हुए लोगों को अंडमान की काला पानी जेल की सजा सुना दी गई। हमें 4 लोग को जो फांसी दी गई थी उसमें कौन कौन से थे? राजेंद्र लाहिड़ी, गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, है ना। रोशन सिंह, इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां, फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इसी समय राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर हिस्ट्री को छोड़कर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। कमल आप होश में हो? बेटा हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना। ये आज लास्ट है ये हिस्ट्री का, ठीक है। सो अगर तुम सो रहे हो तो मतलब ये थोड़ा ना है कि हम लोग सो रहे हो बाकी लोग सो रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया, कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, कमेंट ऐसा नहीं कमेंट सेक्शन खुला है तो कुछ भी लिखोगे, ठीक है ना। कमेंट बहुत सोच और समझ के किया करो हमारे साथ, बहुत सोच समझ के, ठीक है ना। हाँ, पहले चीज़ों को पता कर लिया करो तब हमारे पास कमेंट किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखते हैं साइमन कमीशन। आप क्या देखेंगे भैया? साइमन कमीशन। तो पेपर में आता साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन में कुल कितने लोग थे? साइमन कमीशन में से कौन सा व्यक्ति आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था जिसने भारत को आज़ादी सौंप दी थी, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे 1927 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कितने लोग थे भैया? 7 लोग थे टोटल। कितने लोग थे भैया? 7 लोग थे, और सातों सातों क्या थे? अंग्रेज थे, है ना। तो अब साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, क्योंकि कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। अब ये जो साइमन कमीशन है वो बंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को ही बंबई पहुंचा था। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन बनता है कि है ना, बंबई में इसका विरोध किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। लखनऊ में इसका विरोध किसने किया था? तो खली कुज्जमा ने किया था, है ना। और बंबई हो गया। अब अगर पूछा जाए आपका मद्रास में इसका विरोध किसने किया था? तो टी प्रकाशम ने किया था। और लाहौर में इसका विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। जॉन स्कॉट के कहने पर लाहौर के पुलिस अधिकारी, जॉन स्कॉट के कहने पर लाहौर के पुलिस अधिकारी, क्या नाम था इसका? जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दी, लाठीचार्ज कर दी, और जिसमें लाला घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 को लाला की मृत्यु हो गई। लाला को पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहा जाता है। और इनके अंतिम शब्द थे, मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा जो अंग्रेजों के शरीर पर कील बनकर चुभेगा और उनको ताबूत या शव की पेटी तक लेकर जाएगा। तो मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा, मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। स्टेटमेंट किसका भैया? लाला लाजपत राय का है। अब ये बात किसको पता चली? 1928 में, है ना। ये बात पता चली HSRA को। HSRA को, HSRA की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बात क्लियर है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु का पता जब HSRA को चला तो पेपर में आता है HSRA में, है ना, का स्थापना किसने की थी? HSRA की स्थापना किसने की थी? तो मैं इसको रफ कर दूं पहले। हाँ, क्वेश्चन बनता है HSRA की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने की थी। किसने की थी भैया? भगत सिंह ने। और इस HSRA का पुराना नाम क्या था? तो नौजवान सभा, ठीक है ना। तो इस HSRA का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है नौजवान सभा, नौजवान सभा। और स्थापना किसने की थी? तो आंसर लगाएंगे भगत सिंह ने की थी। स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। अब इसने अपना पहला निशाना किसको बनाया? तो 17 दिसंबर 1928 में इसने अपना पहला निशाना बनाया, है ना, लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स को, जेपी सैंडर्स को। और इन सब के ऊपर कौन सा मुकदमा चलने लगा? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा फिर इनके ऊपर चलने लगा जब इन्होंने इसको मार दिया। जब इन्होंने इसको मार दिया तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलने लगा। फिर क्या हुआ? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल, है ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को, है ना, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। क्यों फेंका था? है ना, क्योंकि ये 2 बिल नहीं पास होने देना चाहते थे। कौन कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल। पहला कौन सा बिल था? पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा कौन सा था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल ना पास होने के विरोध में, है ना, इन लोगों ने बम फेंक दिया था और फिर इनको पकड़ लिया गया। तो इनको किसने फांसी सुनाई थी? तो लगाएंगे GC हिल्टन ने, है ना। तो इसको किस न्यायाधीश ने फांसी सुनाई थी? सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में
फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम है जीसी हिल्टन। क्या नाम है भैया? जीसी हिल्टन। याद रखेंगे भैया, जीसी हिल्टन, ठीक है ना। जीसी हिल्टन न्यायाधीश ने इनको फांसी की सजा सुना दी थी, है ना। और इससे पहले ही 27 फरवरी 1931 को, और इससे पहले ही 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इससे पहले ही 27 फरवरी 1931 को, है ना, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। अब इस इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 27 फरवरी 1931 को। क्लियर है भैया? अच्छा, अगला पॉइंट क्या बनता है? इंकलाब जिंदाबाद वाले से 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब इस इंकलाब जिंदाबाद वाले से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी देखिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। हाँ, जाते हैं, एक बार और देख लीजिए। ये 8 अप्रैल 1929 है, 8 अप्रैल, इसलिए मैं बोलता भी रह रहा हूँ, इसलिए पहले मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, फिर कहानी सुनाने के बाद मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, ताकि आपको 2 बार मैं सुना रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर चलती रहे, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो यस सर लिखो बेटा। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो तो यस सर लिखो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, किस पे? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले, है ना, गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगे रखी थी और कहा था अगर यदि ये 11 मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो पेपर में आता है ना, 11 मांगे किसकी थी? तो 11 मांगे किसकी थी भैया? गांधी जी की थी। 11 मांगे किसकी थी? गांधी जी की थी। किससे थी? भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से थी। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने के कितनी मांगे रखी गई थी? 11 मांगे, जिनमें से 3-4 आपको याद रखनी है। नमक कानून तोड़ दिया जाए, नमक कानून तोड़ दिया जाए, सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएं, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं, ठीक है ना। अगला क्या है? आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने दिया जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने दिया जाए, हथियार रखने दें, है ना। और अगला, तटकर विधेयक लाएं, मतलब कि हम जब व्यापार करेंगे, है ना, जब आप व्यापार करेंगे तो हमें टैक्स देंगे और जब हम व्यापार करेंगे तो आपको टैक्स देंगे। तटकर विधेयक लाया जाए, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, 11 मांगे मांगी थी जो कि इन लोगों ने नहीं मानी, वायसराय लॉर्ड इरविन ने। तो गांधी जी ने क्या चलवा दिया? गांधी जी ने चलवा दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कब चला था? 1930 को, 1930 को। और सबसे पहले क्या हुआ था? दांडी मार्च। सबसे पहले क्या हुआ था? दांडी मार्च, है ना। क्वेश्चन बनता है दांडी मार्च था वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। अब उसकी जो दूरी है वो हर किताब में अलग अलग होती है, हर किताब में अलग अलग होती है, इसलिए दूरी आप तक पूछी नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो कहीं भी लिखा है 385 किलोमीटर, कहीं भी लिखा है 395 किलोमीटर, कहीं लिखा है 402 किलोमीटर, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दांडी मार्च से, समझिएगा। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन की ये यात्रा थी। 24 दिन के अंदर ये यात्रा तय कर ली थी। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक की यह यात्रा थी। कुल कितने लोग थे? कुल कितने लोग थे? तो कुल कितने लोग थे? याद रखना, कुल 80 लोग थे। कुल कितने लोग थे? 80 लोग थे, ठीक है ना। कुल कितने लोग थे भैया? तो लगाएंगे 80 लोग थे, ठीक है ना। गांधी जी के साथ अगर पूछा जाए, गांधी जी के साथ कुल कितने लोग थे? तो 79 थे। गांधी जी को अलग कर दो तो 79 बचेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो ये हो गया दांडी मार्च। अब क्वेश्चन बनता है, ये गांधी जी ने दांडी मार्च ये तो गुजरात में किया था। हाँ, पेपर में आता है कि बताइए केरल में दांडी यात्रा किसने की थी? तो के केलप्पन ने की थी। याद रखिएगा, दांडी यात्रा
केरल में किसने की थी? तो के केलप्पन ने की थी। तमिलनाडु में किसने दांडी यात्रा तय करी थी? तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा तय करी थी, याद रखिएगा। उड़ीसा में किसने दांडी यात्रा तय करी थी? तो उड़ीसा में गोपी चंद्र ने दांडी यात्रा तय करी थी। उड़ीसा में गोपी चंद्र ने दांडी यात्रा तय करी थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनता है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार से नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था, जिस प्रकार से नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था, उसी प्रकार से है ना मुसोलिनी ने रोम मार्च किया था। और ठीक उसी प्रकार गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो पेपर में आता है कि नेपोलियन के पेरिस मार्च को गांधी जी की दांडी मार्च से जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। या मुसोलिनी के रोम मार्च को है ना गांधी जी के दांडी मार्च से जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस को। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो हम लोगों को दांडी मार्च समझ में आ गया। हम लोगों को क्या समझ में आ गया भैया? दांडी मार्च समझ में आ गया। तो आप क्वेश्चन आप गलत मत कीजिएगा भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर दूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, समझिएगा। मैं ट्रिक बताता हूँ, किसी को ट्रिक पता नहीं है, देखिएगा जरा सा, जिसने हमसे नहीं पढ़ा होगा। 78 + 1 + 1 याद रखिएगा। 78 क्या थे? भारतीय थे, याद रखिएगा। 78 क्या थे? भारतीय थे। ये एक कौन है? महात्मा गांधी है। और ये अमेरिका का एक अखबार था न्यू फ्रीमैन, अमेरिका का एक अखबार था न्यू फ्रीमैन, और इसके संपादक थे वेब मिलर। तो ये सब शामिल थे। अगर पेपर में आ जाए कि बताइए है ना कुल कितने भारतीयों ने दांडी यात्रा तय करी थी, तो भारतीय 78 + 1 79। तो कुल कितने भारतीयों ने तय करी थी? तो 79 लोगों ने। कुल कितने लोगों ने तय करी थी? तो कुल 80 लोग हैं, कुल 80 हैं। लेकिन भारतीय कितने हैं? 79 हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए गांधी जी के साथ कुल कितने लोगों ने तय करी? तो 79 हैं। गांधी जी के साथ कुल कितने भारतीयों ने तय करी? तो 78 हैं। अंतर है भैया। गांधी जी के साथ कुल कितने भारतीयों ने तय करी? तो 79 हैं। गांधी जी के साथ गांधी जी कुल कितने भारतीयों ने तय करी? तो 78 हैं। गांधी जी के साथ कुल कितने लोगों ने तय करी? तो 79 हैं। कुल कितने भारतीय? तो 79 हैं। कुल कितने लोग हैं? तो 80 हैं, है ना। इस प्रकार से आपको फंसा देगा, ध्यान रखिएगा। ये आईएएस के पेपर में समझाया जाता है। हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। दांडी मार्च आपको समझ में आ गया है ना। तो अब यहाँ पर आपको समझना है दांडी मार्च के बाद, अब आपको यहाँ पर दांडी मार्च के बाद समझना है, रफ कर दूं मैं? हाँ, दांडी मार्च के बाद आपको समझना है खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। अब आपको समझना है खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब आते हैं, देखो बेटा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, मतलब ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी क्या पड़ेगा? भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान क्या पड़ेगा भैया? बॉर्डर पड़ेगा। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में, यानी अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के आसपास गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय जा रहा था खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसलिए इनको हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ये सभी लोग लाल कुर्ता पहनते हैं, है ना। और इन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाकर लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और पश्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था, है ना, जिसका नाम था पख्तून। इसका नाम क्या था? पख्तून। यही पख्तून पत्रिका आगे चलकर 10 रोजा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। खान अब्दुल गफ्फार का जब देश आज़ाद हो जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान चले जाते हैं, है ना। लेकिन उनके सम्मान में, है ना, पहले गैर भारतीय कौन बने या पहले पाकिस्तानी कौन बने जिनको भारत रत्न दिया गया, या एकमात्र पाकिस्तानी, है ना, कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर लगाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का काम जाता है सीमांत गांधी को। सीमांत गांधी मतलब क्या है? खान अब्दुल
गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। अब इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? तो संगठन का नाम है खुदाई खिदमतगार। इनके संगठन का नाम क्या है? तो खुदाई खिदमतगार। आंदोलन कौन सा चलाया था इन्होंने? तो लाल कुर्ती आंदोलन। आंदोलन कौन सा चलाया था भैया? तो लाल कुर्ती आंदोलन, है ना। खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था और आंदोलन कौन सा चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अब क्वेश्चन बनता है इन्होंने पत्रिका कौन सी निकाली थी? तो इनकी पत्रिका पश्तो भाषा में थी। क्या नाम था इसका? पख्तून। और यही पत्रिका पख्तून जो थी आगे चलकर किस नाम से छपने लगी थी? 10 रोजा, है ना। पहले गैर भारतीय जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला, या एकमात्र पाकिस्तानी जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला वो कौन थे भैया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। कौन थे भैया? खान अब्दुल गफ्फार खां थे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए, क्या हुआ था? अब, है ना, क्या चलाया गया? क्या बुलाया गया या क्या बैठाया गया? आंसर है गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ भैया? गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। तो अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शांत कराने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अब ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होना था? तो लंदन में होना था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होना था भैया? गोलमेज सम्मेलन कहाँ होना था? तो गोलमेज सम्मेलन होता लंदन में। तो लंदन में कहाँ होना था? तो लंदन में होना था कहाँ पर भैया? जेम्स पैलेस में। लंदन में कहाँ होना था? जेम्स पैलेस में, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन थे भैया? रैमसे मैकडोनाल्ड, है ना। और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। अब क्या हुआ? अब क्वेश्चन बनता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। कुल कितने लोग शामिल होते हैं, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब 1930 में हुआ तो कितने लोग शामिल हुए, है ना? 89 भारतीय शामिल हुए। 89 भारतीय शामिल हुए, जिसका कोई भी अंदेशा नहीं हुआ, यानी कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। कुल 16 भारतीय शामिल हुए। लेकिन अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था समझिएगा। पहले गोलमेज सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब रिजल्ट नहीं निकला तो फिर क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। कहां पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसलिए इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। जिसके तहत इरविन ने कहा ठीक है मैं आपकी 11 बातें मान लूंगा, वो जो 11 बातें थी वो मैं आपकी मान लूंगा और आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चलना है। गांधी जी मान गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके चले गए कहाँ? लंदन, है ना। अब क्वेश्चन बनता है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए तो गांधी जी के जहाज का नाम क्या था? तो गांधी जी के जहाज का नाम था SS राजपूताना। तो SS राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन पहुंचते हैं, है ना। किस पार्टी की ओर से? कांग्रेस पार्टी की ओर से। किस पार्टी की ओर से भैया? कांग्रेस पार्टी की ओर से, ठीक है ना। अब जब गांधी जी कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुंचे तो सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना। सभी लोगों ने अपनी अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया। गांधी जी गुस्सा आया और गांधी जी अपना भैया बोरिया बिस्तरा उठाकर वहां से चल दिए। जब चल दिए तो गांधी जी को, है ना, फिर 2 लोगों ने ताने मारे। एक थे विंस्टन चर्चिल और एक थे फ्रैंक का नाम था फ्रैंक मॉरिस। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को, है ना, अर्धनग्न फकीर कहा था और फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। देशद्रोही फकीर कह दिया। तो विंस्टन चर्चिल, जब गांधी जी वापस आ रहे थे तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह दिया, है ना। और फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को ट्रेटर सेंट यानी कि देशद्रोही फकीर कह दिया। गांधी जी वापस आ गए। लोगों ने पूछा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ? तो गांधी जी ने कहा कि लोगों ने तो देश की इज्जत को बांटना चाहा, लेकिन मैं देश की समूची इज्जत लेकर वापस आ गया हूं, है ना। और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। रेफर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका रहा? तो पेपर में आता है गांधी जी ने सिर्फ किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा था भीमराव अंबेडकर का। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भीमराव अंबेडकर से बातचीत की जाएगी, है ना। अब गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर से बातचीत करने के लिए बुलाया, लेकिन भीमराव अंबेडकर आए नहीं। तब राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय की सहायता से, सब राजेंद्र प्रसाद प्लस मदन मोहन मालवीय की सहायता से भीमराव अंबेडकर तैयार हो गए कि चलो हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि गांधी जी क्या चाहते हैं, है ना।
फिर भैया गांधी जी क्या चाहते हैं, ये बात होने के लिए 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को, है ना, पूना समझौता हुआ। पूना समझौता हुआ, पुणे पैक्ट हुआ। अरे पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, है ना, ये पूना समझौता हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है इस पूना समझौता में हुआ क्या था? पहली बात, है ना, दलितों का नाम बदलकर हरिजन कर दिया गया। दलितों का नाम बदलकर हरिजन कर दिया गया। और गांधी जी ने कहा मैं सप्ताह में एक बार हरिजन पत्रिका निकालूंगा, और मैं सप्ताह में एक बार हरिजन पत्रिका निकालूंगा, है ना। और विधानसभा में हरिजनों की संख्या या दलितों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। विधानसभा में हरिजनों की संख्या या दलितों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई इस पूना समझौता के तहत। ठीक है ना, इस पूना समझौता के तहत बेटा इतनी सब चीजें हुई थी, है ना। फिर होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में कुल 46 भारतीयों ने भाग लिया। अब क्वेश्चन बनता है भीमराव अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर और टीपी सप्रू, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर प्रताप सप्रू, है ना। तो टीपी सप्रू और भीमराव अंबेडकर एक दो मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आपको पता नहीं चल रहा है आप लोगों को कितना अच्छा डाटा मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना आप फास्ट क्रैश में पढ़ रहे हो, जितना आप फास्ट मोड पे पढ़ रहे हो, कहने के लिए फास्ट मोड पे है, छोड़ा मैंने एक लाइन भी नहीं है भाई साहब, छोड़ा मैंने एक लाइन भी नहीं है। आप जब पेपर करने जाओगे ना तो एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वो सारा एग्जैक्टली आपको पेपर में मिल जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या हुआ, तेज बहादुर प्रताप सप्रू और भीमराव अंबेडकर दो मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहां तक बात समझ में आ गई हो जल्दी बताओ। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी बताओ। हट जाऊंगे, हट जाता हूं, देखिए जल्दी से। ओके ओके, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है ना। आप क्वेश्चन बनता है पूना समझौता क्यों हुआ था? आप क्वेश्चन बनता है पूना समझौता क्यों हुआ था 26 सितंबर 1932 को? क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा था कि दलितों, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको अलग अलग बांटो, है ना। तो अलग अलग बांटने के लिए जो प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड, इसने दिमाग लगाया और 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त सितंबर है, 16 अगस्त 1932 को, है ना, रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जिसको हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। और सांप्रदायिक पंचायत का मतलब था कि भैया, है ना, अपना बांटो और खाओ, है ना, जितना अलग अलग रहोगे उतना ज्यादा आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। इस प्रकार से इस अंग्रेजों ने भड़का दिया था लोगों को। तब गांधी जी को लगा कि अगर दलित वर्ग को अलग कर दिया जाए, मुसलमानों को अलग कर दिया जाए तो भारतीय अलग अलग हो जाएंगे, तो हम लोग देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। तब गांधी जी ने पूना समझौता जाकर भीमराव अम्बेडकर से किया था। ठीक है ना, कि लोग अलग अलग ना रहो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। बात समझ आ रही है? तो पेपर में आ जाए कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत, है ना, रैमसे मैकडोनाल्ड ने कब घोषित किया था? तो 16 अगस्त 1932 को, है ना। अब इसी को शांत करने के लिए 26 सितंबर 1932 को क्या किया गया था? पूना समझौता किया गया था। ठीक है। अच्छा, 1934 में क्या हुआ? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। याद रखिएगा 1934 में क्या हुआ? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कहां हुई थी स्थापना? दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, मीनू
मसानी। बस आपको याद रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने मिलकर 1934 में दिल्ली में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया, शायद आ जाए तो। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को, है कि नहीं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। खत्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। हाँ, क्वेश्चन बनता है जब 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। और लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी अंग्रेजों का साथ देगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी अंग्रेजों का साथ देगा। यह घोषणा किसने कर दी? तो अर्थ लगाएंगे हम लोग, लॉर्ड लिनलिथगो ने, भारत के वायसराय ने। ठीक है ना? तो 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड लिनलिथगो। और लिनलिथगो ने घोषणा कर दी, क्या? भारत भी अंग्रेजों का साथ देगा, अंग्रेजों का साथ देगा। हम लोग को आगे गुस्सा, और 16 सितंबर 1939 को सारे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने त्यागपत्र नहीं दे दिया, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, जिसकी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग और दलित वर्ग के नेता भीमराव अंबेडकर जी ने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। लेकिन कुछ समय के बाद विधानसभा और विधान परिषद सबको भंग कर दिया गया, तो वो लोग भी गुस्सा आ गए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ पाने के लिए, भारतीयों का साथ पाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। सभी लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। फिर गांधी जी ने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ ना देने के लिए हमको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया गया। इतनी बात समझ में आई? फिर से भारतीयों का साथ पाने के लिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। उसने गांधी जी से कहा, तुम मेरी सहायता करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा, ये तो तुमने पहले भी बोला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तुम करो कि पहले तुम हमारी सहायता करो, तब तुम्हें हम आजाद कर देंगे। फिर रॉलेट एक्ट आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर से होगा। ऐसा सोच रहे हो क्या? है, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो गांधी जी ने कहा, जो तुम्हारा ये क्रिप्स मिशन है, जो तुम हमें दे रहे हो ये ऑफर, ये पोस्ट डेटेड चेक है, अगली तारीख का चेक है, जिसका बैंक आज नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम तुम्हारी सहायता करेंगे नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम सब लोग मारे जाओगे और हम ऐसे ही आज़ाद हो जाएंगे। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं यदि तुम हमको आज़ाद कर दो। अभी आज़ाद कर दो तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। क्रिप्स मिशन भाग खड़ा हुआ, और छोड़ो हटाओ। गांधी ने सोचा है कि एक आंदोलन और चलाते हैं। तो 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी जी ने कहा कि क्या हम लोग को भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए। सभी नेताओं ने मना कर दिया। तब गांधी जी ने कहा, मैं अकेले चलाऊंगा, कांग्रेस एक छोटी पार्टी है, मैं इस देश की बालू की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। सब लोग सत्ते में आ गए। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ। गांधी जी ने इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया था, यह बताना है आपको। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया था। गांधी जी ने नहीं दिया था, सोचो। ठीक है ना? तब तक मैं इसको लिखता हूं और भारत छोड़ो आंदोलन पे चर्चा थोड़ी सी हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो 16 सितंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, ठीक है ना? कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग
प्लस दलित वर्गों ने क्या मिलकर बनाया, मुक्ति दिवस, ठीक है ना। 8 अगस्त 1940 को क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव, ठुकरा दिया हम लोगों ने, सब लोगों ने। फिर क्या, 17 अक्टूबर 1940 दूसरे विश्व युद्ध में साथ न देने के लिए, युद्ध में साथ न देने के लिए क्या चलाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन बने, ब्रह्मदत्त। फिर 23 मार्च 1942 को क्या आया, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है ना। गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। ये इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। ओके ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। रफ कर दें भैया इसको। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, एग्जैक्टली जो मैं लिख रहा हूं बस आपको इतना याद करना है, ठीक है ना। तो सौरभ जी ने आंसर दिया बेटा, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने, बहुत खुश रहो आप, है ना। अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही बताया है। लोग भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी लगा देते हैं। पेपर में आ जाए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था, और भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रस्ताव पास कहां हुआ था, अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में, 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था। और इसी दौरान गांधी जी ने क्या कहा था, इसी दौरान गांधी जी ने क्या कहा था, तो इसी दौरान गांधी जी ने कहा था, मैं इस देश की बालू मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा, मैं इस देश की बालू मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था, तो लगाएंगे अबुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजाद। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे अबुल कलाम आजाद। लोग गांधी जी लगा देंगे, गलत है बेटा, आंसर लगाएंगे अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, मरो नहीं मारो। यूसुफ मेहर अली ने क्या कहा था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ और अगले ही दिन, है ना, 9 अगस्त को अंग्रेजों ने चलाया ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, और जिसके तहत सभी लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, सभी नेता गिरफ्तार, सभी नेता गिरफ्तार, याद रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को, और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि किसको कहां पर बंद किया गया, किसको कहां पर बंद किया गया, और सर्वाधिक नेता किस जेल में बंद थे, तो सर्वाधिक नेता बंद थे अहमदनगर की जेल में। सर्वाधिक नेता कहां बंद थे भैया, अहमदनगर की जेल में। तो हम जेल लिखने जा रहे हैं कि किसको कहां पर बंद किया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो यस सर लिखो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो यस सर लिखो जल्दी से, फास्ट। हट जाता हूं मैं, चलिए ओके।
गांधी जी प्लस सरोजनी नायडू पुणे की आगा खां जेल में, पुणे की आगा खां जेल में जवाहरलाल नेहरू प्लस अधिकतम लोग, सबसे ज्यादा लोग, राम मनोहर लोहिया, ये सभी लोग अहमदनगर जेल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगला जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल झारखंड। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन बनता है आपसे, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब सभी नेता जेल चले गए, है ना, तो अब क्या पब्लिक उतर आई। जब पब्लिक उतर आई, है ना, तो उन्होंने अपनी अपनी सरकार बनाई। तो पेपर में आता पहली समानांतर सरकार किसने बनाई, पहली समानांतर सरकार किसने बनाई। तो आंसर है पहली समानांतर सरकार बलिया में बनाई गई, जो किसने बनाई थी, चित्तू पांडे ने, चित्तू पांडे ने। जाति सरकार कहां बनाई गई, जाति सरकार तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले या तामुलक जिले में किसने बनाई थी, सतीश सावंत ने। अगला सतारा सरकार, ये पब्लिक ने बनाई थी, है ना, कहां पर, महाराष्ट्र के सतारा में। किसने बनाई थी, नाना पाटिल और वाई वी चौहान ने। आप क्वेश्चन बनता है सबसे लंबे समय तक कौन सी सरकार चली, तो आंसर है सतारा सरकार। सबसे लंबे समय तक कौन सी सरकार चली, तो आंसर है सतारा सरकार चली, है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इस बार के चित्तू पांडे शायद यूपीटीसी के पेपर में आया था, लोअर पीसीएस के पेपर में, है कि नहीं। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, जल्दी बताओ, यस सर लिखो फास्ट। तो ये हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये हो गया आपका भैया भारत छोड़ो आंदोलन। और आज का लास्ट, देश आजाद हो गया, मान लीजिए देश आजाद हो गया, ठीक है ना। तो देश आजाद नहीं हुआ, मान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया 2 सितंबर 1945 को। ब्रिटेन में फिर से चुनाव हुए और ब्रिटेन में इस बार लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और क्लीमेंट एटली साइमन कमीशन के सदस्य भी होते हैं। क्लीमेंट एटली ने 14 फरवरी 1946 को 2 घोषणाएं करी। पहली कि भारत को 3 जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा, और दूसरा भारत का वायसराय लॉर्ड वेवल के स्थान पर, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाएगा। ठीक है ना। रब कर दें, रब कर दूं इसको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 समाप्त। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 समाप्त। ठीक है, ओके वर्षा, खुश रहो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है ना, आप जज बन जाओगी अब, है। चलो अच्छा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। क्वेश्चन बना क्लीमेंट एटली किसके सदस्य थे, साइमन कमीशन के। क्लीमेंट एटली किसके सदस्य थे, तो साइमन कमीशन के, है ना। और इन्होंने 14 फरवरी 1946 को 2 घोषणाएं करी कि भारत को 30 जून 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी और भारत का वायसराय लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन बना दिया जाएगा। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया। माउंटबेटन प्लान घोषित किया कि 14 अगस्त 1947 को, कि 14 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांटकर अलग कर दिया जाएगा। लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, तो सभी भारतीयों ने कहा सूर्य ग्रहण में हमारे
भारतीय देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को नुकसान पहुंचता है, हम लोग आज़ादी का जश्न नहीं मना पाएंगे, है ना। तो इनको जो हिंदुस्तान है उसको कब घोषित किया गया आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। और पाकिस्तान को कब घोषित कर दिया गया? 14 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया हम लोगों का हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपके हिस्ट्री हो गए भैया। बस ठीक है, हम इंटरव्यू के बारे में आपको बता देंगे, सिविल जज का है ना आपका, बता देंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई जल्दी बताइए। यहाँ तक हम लोगों का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली, हम लोगों ने इस प्रकार से पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जो किसी भी पेपर में काम आएगी, किसी भी पेपर में आप किसी भी पेपर को दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, दरोगा दीजिए, कुछ भी दीजिए, चपरासी दीजिए, कलेक्टर दीजिए, कंडक्टर दीजिए, है ना, यूपी ट्रिपल एससी दीजिए, पीसी दीजिए, कुछ भी दीजिए, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आपको मिल जाएंगे, है ना। इस फास्ट फॉरवर्ड मोड पर देखिए आराम से, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आराम से मजा आएगी और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो है ना, अब हम लोग पॉलिटी पर चर्चा करेंगे अगले टर्न से, है ना। तो हम लोग अगले टर्न से क्या करेंगे भैया? पॉलिटी पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के साथ हम लोग कल से जोड़ेंगे पॉलिटी, ठीक है। अगले टर्न से, है ना, जुड़ेगी पॉलिटी। और अगले टर्न से ही, है ना, अगले हफ्ते से ही आपकी हिंदी की क्लास भी हमसे जुड़ जाएगी। और संडे को हम लोग हिंदी पढ़ा करेंगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, है ना। ठीक है, चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।